नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते जो हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम हमारे स्टूडियो में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और हम आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर हफ्ते जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करते हैं और आज जो हम ब्रेन स्ट्रोक को लेकर बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समीक विश्वास। डॉक्टर साहब जो है नियोटिया गिटवेल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जो है हम डॉक्टर साहब से आज हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी हो गई है। और अगर हम विश्व की बात करें और अगर हम डाटा की बात करें तो हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक्यूट स्ट्रोक का शिकार होता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मारा जा रहा है। और भारत में ये संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में हार्ट अटैक की भी जो तादाद हैं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और कोविड के बाद में ये जो ग्राफ है काफ़ी बड़ा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम हमारे कार्यक्रम में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक तो एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जिसके बारे में आज भी आम लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि ये एक्यूट स्ट्रोक क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं इनके? बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्यूट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी है ही नहीं लोगों के पास। हार्ट अटैक के बारे में सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ कि तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। सिमिलरली ब्रेन का भी ऐसा है कि ब्रेन का जो अटैक होता है या उसको हम स्ट्रोक कहते हैं, एक्यूट स्ट्रोक, या ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है। जैसे हार्ट अटैक सडन ऑनसेट पेन, चेस्ट में पेन और वो हाथ में रेडिएशन, ये सब लेकर प्रेजेंट करता है। ब्रेन स्ट्रोक ऐसा एक चीज़ है जो पेशेंट्स में सडनली आते हैं और वो अगर तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, अगर उसका तुरंत इलाज नहीं किया जा रहा है तो वो जानलेवा भी हो सकता है और पेशेंट ज़िंदगी भर बिस्तर में भी रह सकता है स्ट्रोक की वजह से। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो साइंस या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट्स लेके आते हैं कि एक साइड का, हाथ का या पैर का या दोनों का वीकनेस जिसे हम लकवा कहते हैं, पैरालाइसिस को कहते हैं, ये क्या रिलेटेड टू वो? एग्जैक्टली लकवा मारना जो बोलता है या स्ट्रोक, वो बेसिकली सेम चीज़। ये लकवा मारना मतलब कंप्लीट या पार्शियल पैरालिसिस एक साइड का, उस साथ में उसके साथ फेशियल डिविएशन या फेशियल ड्रूपिंग और कम्प्लीटली बेड रिडन, मतलब पेशेंट सडनली बोलेगा 1 या 2 मिनट के अंदर मैं बिल्कुल हाथ या पैर हिला नहीं सकता और मैं बेड रिडन हो गया हूँ। ऐसा 30 सेकंड में भी हो सकता है, 50 सेकंड में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है और ये बिल्कुल एक्यूट ऑनसेट होता है पेशेंट्स के। और इसमें जो बोलने का वो आवाज़ भी लड़खड़ाती है कैसे? एग्जैक्टली वही मैं अगले वाला सिम्टम्स में आना चाह रहा था कि स्ट्रोक का जो एक्रोनिम पहले था FAST, FAST, जो अभी करेंटली वो बन गया है बी फास्ट। मतलब क्या होता है, बी मतलब बैलेंस, मतलब पेशेंट अगर चलते हुए सडनली लड़खड़ा जाए, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन ठीक ना हो, चलते चलते गिर जाए। एक ई मतलब आई, सडनली पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, ये हमें कुछ धुंधला जैसा दिख रहा है, ये है आइज़। एफ मतलब क्या है आपका, फेशियल डिविएशन, मतलब एक साइड का मुंह सडनली पेशेंट या पेशेंट पार्टी बोलते हैं कि एक साइड का टेढ़ा हो रहा है। आर्म्स मतलब एक साइड का हाथ या पैर का कमज़ोरी मतलब ये बिल्कुल पावर ज़ीरो भी हो सकता है और बिल्कुल ड्रॉप होके बिल्कुल पेशेंट बोल सकते हैं कि मैं बेड रिडन हो गया। स्पीच, पेशेंट बोलने में लड़खड़ा रहा है या पेशेंट सडनली बिल्कुल बोल रहा है मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, पेशेंट पार्टी कोई बोल रहा है कि मेरे पेशेंट से मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। और लास्ट है टाइम मतलब है सही टाइम पे आना, ये टाइम है एम्बुलेंस लेके तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंचना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट को स्ट्रोक होता है उसमें टाइमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हमने अक्सर देखा है कि एक्यूट स्ट्रोक के मामले में जो हमने एक गोल्डन आवर और विंडो पीरियड का एक दो वर्ड यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गोल्डन आवर्स और विंडो पीरियड्स क्या है ये? बेसिकली जब स्ट्रोक होता है गोल्डन आवर मतलब जो पहले 1 घंटे को हम बोलते हैं उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। मतलब डोर टू ट्रीटमेंट, मतलब कितने टाइम में उनका पेशेंट का सिम्टम्स ऑनसेट हो रहा है और कितने ऑप्टिमल टाइम में वो ट्रीटमेंट अगर शुरू किया जा सकता है, पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जा सकता है। यानी आपका कहना है कि जब किसी को स्ट्रोक
स्ट्रोक होता है तो आपको 1 घंटे के अंदर में हॉस्पिटल पहुंचा देना है। एज अर्ली एज पॉसिबल 1 घंटे इनटू अ स्ट्रोक रेडी सेंटर, मतलब जिस हॉस्पिटल में सारे इस टाइप का इलाज होते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, जो स्ट्रोक रेडी सेंटर होता है जैसे नेवटिया गेटवेल हॉस्पिटल है, उस जैसे सेंटर में आपको पहुंचना है ताकि तुरंत हम इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विंडो पीरियड। और विंडो पीरियड मतलब क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दूर रहते हैं, जो ऐसे हॉस्पिटल में 1 घंटे के अंदर पहुंच नहीं पाते। तो क्या होता है, उनके लिए विंडो पीरियड कंसेप्ट आया है। तो विंडो पीरियड मतलब क्या है, पहले जो इंट्रावेन 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक हाथ के नस से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, दूसरा है आर्टेरियल या थ्रोम्बेक्टमी, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले जो था 6 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल में अगर पहुंच पा रहे हैं फ्रॉम द सिम्टम ऑनसेट, हम इंट्राआर्टेरियल थ्रोम्बेक्टमी करके वो क्लॉट जो है, जो ब्रेन के अंदर आर्टरी में जाके फंसा है, उसको हम निकाल सकते हैं। उस जो 6 घंटे पहले था वो अभी करंट 2019 में सारे डेटा, सारे ट्रायल्स के बाद 24 घंटे तक किया जा गया है। अच्छा। तो ये बहुत पेशेंट्स के लिए बहुत एक फ़ायदा वाला बात है कि सिर्फ 6 घंटे में नहीं, आप 24 घंटे तक भी आए तो भी आपके ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो क्लॉट निकाला जा सकता है सीटी और एमआरआई देख के। तो ये है विंडो पीरियड, जो पहले 6 घंटे था, अभी एक्सटेंडेड होके 24 घंटे तक आया है। सर, डॉक्टर साहब, कई दर्शकों ने हमसे ये कहा है कि जिनका एक्यूट स्ट्रोक हो जाता है उनका क्या ट्रीटमेंट संभव है? अभी तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो बात आप कर रहे थे, तो अभी कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है? देखिए, मेनली अगर एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट लेके आ रहा है, पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ या कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है। एक है इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस और दूसरा है इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बेक्टमी। अब इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, जैसे हम हाथ में अब ड्रग्स देते हैं, इमरजेंसी में हम सलाइन लगाते हैं, ठीक उसी तरह सलाइन के माध्यम से एक ड्रग छोटा सा एक दिया जाता है। 2 टाइप का ड्रग होता है, जो एक है ऑल्टीप्लेस, दूसरा है टेनिक्टेप्लेस। जो पेशेंट अगर 4.5 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो हम ये इंट्रावेनस या सलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, बट उसका सक्सेस रेट सिर्फ 25% तक ही है। तो दूसरा क्या ट्रीटमेंट इवॉल्व करके आया, वो थ्रोम्बेक्टमी है। थ्रोम्बेक्टमी मतलब अपने हार्ट में एंजियोप्लास्टी के बारे में सुना होगा, जो हथ के नस के थ्रू से जाके हम जो आर्टरी बंद है उसको हम ब्लॉक वाले आर्टरी को बलून से फुला के हम खोल देते हैं। ठीक वैसे सिमिलरली हम पैर या हाथ के रास्ते से जाके ब्रेन में जो क्लॉट जाके फंसा है जिस आर्टरी में, वो क्लॉट को हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्लॉट रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको हम इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बेक्टमी या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो 6 घंटे पहले था, अभी 24 घंटे तक भी पेशेंट आए हम ये जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। दर्शकों, आज जो हम डॉक्टर साहब से ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं, और जो न्यूरो इंटरवेंशन का जो रोल है स्ट्रोक के मैनेजमेंट में, इसको लेकर जो है हम डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि न्यूरो इंटरवेंशन क्या है। Exactly. तो सर, यही आपके फील्ड के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली। तो रेडियोलॉजी के बारे में तो सबने सुना है कि अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआर। हाँ। तो उसका एक कदम आगे होता है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी और न्यूरो इंटरवेंशन, जिसका स्पेशलाइजेशन मेरा है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी मतलब हम बॉडी के कहीं पे भी एक छोटे से छेद के माध्यम से आर्टरी के थ्रू से जाके हम उसको इलाज कर सकते हैं। हम बॉडी को काटना या छेड़ना नहीं पड़ सकता, उसको खोलना नहीं पड़ सकता है। सिमिलरली एक्यूट स्ट्रोक में जब ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी में जाके कोई क्लॉट फंस रहा है, तो हमें उसको ब्रेन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। पैर के या हाथ के जो आर्टरीज होते हैं उसके माध्यम से एक छोटा सा छेद, हार्डली 2 या 3 मिलीमीटर के छेद करके हम कैथेटर ले जाके डायरेक्ट ऊपर जाके वो क्लॉट को रिट्रीव करके निकाल सकते हैं, जिसको मैंने पहले कहा है उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या एमटी कहते हैं। अगर सही टाइम में ये इलाज दिया जाता है, जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको हम खोल सकते हैं, वो क्लॉट को निकाल सकते हैं, और जो ब्रेन जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुका है, उस आर्टरी को बिल्कुल खोल के ब्रेन में नॉर्मल वास्कुलरिटी या नॉर्मल ब्लड सप्लाई हम पहुंचा सकते हैं ऑन टाइम। ये है मेडिकल न्यूरो इंटरवेंशन का एक बहुत कमाल की टेक्निक जो एक्यूट स्ट्रोक में। तो ये कि नेवटिया गेटवेल में ये अवेलेबल है? बिल्कुल ये सारे स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल स्ट्रोक अवेलेबल स्ट्रोक रेडी सेंटर हम बोलते हैं, वो नेवटिया गेटवेल हॉस्पिटल में है। अगर सही टाइम पे पेशेंट ये पहुंचता है, हम इसका इलाज करके ये क्लॉट निकाल के पेशेंट्स को हम बिल्कुल सही कर सकते हैं, जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट एज हाई एज 70% है। जो हाथ के सलाइन वाले रास्ते से हम हार्डली 25% को ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, अप टू 70% ऑफ पेशेंट्स हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है कि जो एक्यूट जो स्ट्रोक होते हैं उसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का जो एक ट्रीटमेंट चलता है, क्या है ये और इसका फ़ायदा कितना है? देखिए, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जैसे मैंने कहा है कि जो क्लॉट होता है हम डायरेक्टली उसको जाके निकाल सकते हैं।
तो क्लॉट कैसे निकाला जा सकता है? मैकेनिकल मतलब हम इसमें कोई ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे, सारे हम कैथेटर से एक नेगेटिव सक्शन और एक स्टेंट, ये दोनों को कॉम्बिनेशन से जो क्लॉट फंसा हुआ है उसको हम पकड़ते हैं, पकड़ के पूरा क्लॉट को बाहर खींच के लाते हैं। ये पूरा प्रोसीड्योर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है और सारे एक वैक्यूम पंप के थ्रू से एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट करके एक स्टेंट के माध्यम से पूरा क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है, अगर वो सही लोकेशन पे है और अगर वो पेशेंट सही टाइम पे हमारे पास पहुंचता है। ये न्यूरो इंटरवेंशन का सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है इन एक्यूट स्ट्रोक में, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो सर अस्पतालों में इसकी कितनी ज़रूरत है और ये जो प्रोसीड्योर जो है इसमें कैसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कितने एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें? एग्जैक्टली तो जब भी पेशेंट्स ऐसे एक्यूट स्ट्रोक लेके प्रेजेंट करता है, ये सबसे कॉमनली दिन के 24 घंटे में कभी भी आए फर्स्ट इमरजेंसी में आते। तो जैसे ही पेशेंट्स इमरजेंसी में आते तो एक स्ट्रोक कोड करके एक एक्टिवेशन हो जाता है। स्ट्रोक कोड जब जैसे एक्टिवेट हो जाता है इमरजेंसी से, तो उसमें 2-3 डॉक्टर्स के पास ऐसे जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है उनके पास वो मैसेज जाता है। सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट, सेकेंड है एनास्थीशिया और थर्ड है जो न्यूरो इंटरवेंशन या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जैसे मेरे पास। तो स्ट्रोक कोड एक्टिवेट होने के बाद तुरंत पूरा टीम इमरजेंसी में पहुंचते हैं और पेशेंट को सबसे पहले सीटी में लिया जाता है। तो सीटी में लेके हम पहले देखते हैं कि सीटी में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग होता है तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट जो स्ट्रोक होता है, जो हम इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसके बारे में मैं अब तक बात कर रहा था कि ब्रेन के कोई आर्टरी में क्लॉट फंस जाना, अगर वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है तो तुरंत सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, उसके तो बाद सीटी एंजियोग्राम ऑफ ब्रेन, वो भी हाथ के नस से थ्रू से, वेन के थ्रू से, जैसे रूटीन सीटी होते हैं उसके दवा डाल के वो पूरा देखा जाता है कि हाँ वहाँ पे जाके हमारा क्लॉट फंसा है। वो सीटी एंजियो तुरंत होने के बाद अगर पेशेंट सहमति देता है, अगर हम पेशेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के जिसमें हम क्लॉट निकाला जा सकता है, तुरंत पेशेंट को नेक्स्ट शिफ्ट किया जाता है कैथ लैब में। जो ये पूरा प्रोसीड्योर है जिसको कार्डियक कैथ लैब या न्यूरो कैथ लैब या न्यूरो इंटरवेंशन स्वीट हम कहते हैं। जो कैथ लैब के माध्यम से क्या होता है, उसको डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी एक मशीन होता है, उसके थ्रू से हम जब भी एक कंट्रास्ट या कुछ डाई डालते हैं, वो डाई डाल के हम देख सकते हैं कि आर्टरी में कहाँ जाके वो क्लॉट फंसा है, और उसके माध्यम से जैसे मैंने कहा है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीड्योर करके वो पूरा क्लॉट को निकाला जा सकता है। तो डॉक्टर साहब पेशेंट के मन में सवाल उठते रहते हैं कि एमटी के माध्यम के प्रोसीड्योर के माध्यम से जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई रिस्क फैक्टर है क्या, कोई साइड इफेक्ट है क्या? बिल्कुल, देखिए न्यूरो ऐसा चीज़ है, न्यूरो में कोई भी प्रोसीड्योर बिना रिस्क या कॉम्प्लिकेशन का वो नहीं होता। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क पेशेंट पार्टी को हमें पहले बताना होता है कि सारे प्रोसीड्योर 100% सेफ्टी गारंटी नहीं करता है। बिल्कुल, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कैसे किस चीज़ में रिएक्ट करेगा हमें पहले से पता नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा है कि अप टू 70% ऑफ पेशेंट्स, मतलब हम पेशेंट्स को एक दिया जाता है कि अप टू 70% पेशेंट ठीक होने का संभावना रहता है कि जो पेशेंट का वीकनेस है या कमज़ोरी है, लकवा मारा है, वो बिल्कुल रिकवर कर सकता है। लेकिन 25 से 30% तक पेशेंट्स को भी हम ये बताते हैं कि हमें क्लॉट निकालने के बाद अगर वो प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ भी, ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स थोड़ा लेट प्रेजेंट करता है, 6 से 24 घंटे के बीच जो आते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही होता है रिस्क, कि हम बताते हैं कि क्लॉट निकालने के बाद भी हो सकता है कि पेशेंट्स का सिम्टम्स कम्प्लीटली इम्प्रूव ना करे या पार्टली इम्प्रूव करे। और सबसे डेंजरस वाला कॉम्प्लिकेशन जो रहता है, जब हम आर्टरी खोल देते तो सडनली गश ऑफ ब्लड जाता है। जो आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है उसमें अगर आप खोल दे तो उसमें जो नीचे से ब्लड सप्लाई तो कंटिन्यूअस आ ही रहा है, तो सडन ब्लड जाने की वजह से कभी कभी उसके अंदर जो ब्रेन टिश्यू डैमेज्ड है या एट रिस्क है, ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। ये सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन रहता है, बट यूजुअली 5 से 10% तक पेशेंट्स में ही ऐसा दिखा जाता है ऐसा। बट अगर पेशेंट सही टाइम पे आए, 6 घंटे से पहले आए, तो उसमें चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ क्लॉट रिट्रीवल और पेशेंट का सक्सेस और पेशेंट का क्लिनिकल रिकवरी सबसे ज़्यादा होता है। दर्शकों, आज हम डॉक्टर समीक विश्वास से जो है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हम बहुत डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि पहले तो लोगों को 1 घंटे के अंदर पहुंचना ही है आपका हॉस्पिटल में, अगर आपका ज़िंदगी को बचाना है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है कि आप अगर 24 घंटे के अंदर में भी अगर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है शुरू हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई हमने जो केसेस देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं पेशेंट के मन में एक ये
बात घर कर जाते हैं कि भाई स्ट्रोक के बाद में मेरा जो नॉर्मल लाइफ जो है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट्स को, मेरे ट्रीट किया हुआ जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट है 19 साल की पेशेंट है, वो कैसे आए थे, बिल्कुल एक साइड का पैरालिसिस लेके व्हील स्ट्रेचर पे आए थे, एक साइड का बॉडी हिल नहीं रही थी उनके, तो उनको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए लिया गया था। 3 घंटे के अंदर वो पेशेंट हमारे पास पहुंचे थे। जो क्लॉट हमने निकाला था ऑन टेबल, पेशेंट का जिस साइड का हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे वो पेशेंट हिलाने लगी थी, अगले दिन चलने लगी थी और 2 दिन के बाद घर चल के गई थी। ये सबसे बड़ी बात है पेशेंट्स के लिए, हमारे लिए खुशी की बात होता है कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट्स को हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। ये है एक्यूट स्ट्रोक में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या न्यूरो इंटरवेंशन का सबसे सक्सेसफुल आउटकम। ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को उसके बाद कुछ दिन लगता है इम्प्रूव करने में, किसी का 1 हफ्ते, किसी का 2 हफ्ते लगता है, जिसमें थोड़ा पार्शियल रिकवरी होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के बाद भी 1 महीने 2 महीने में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, जिनका पार्शियल आउटकम होता है। जिनका फुल आउटकम होता है ऑन टेबल DSA कैथ लैब में पेशेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो रेस्टोर होने के। डॉक्टर साहब, अभी अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। ऐसे में क्या जो ये स्ट्रोक का जो डाटा है ये क्या लगातार ग्राफ क्या बढ़ता जा रहा है और हर उम्र के लोग इसके सफ़र हो रहे हैं? बिल्कुल। अभी हम अगर इंडिया का डेमोग्राफिक डेटा या एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कंसीडर करें, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रोक सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ हो गया इंडिया में। आप यकीन नहीं करेंगे, मिडिल एज लोग 30, 40, 35 साल के ऐसे उम्र के लोग जिनके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर हाई, उसके साथ स्ट्रेस और कॉर्पोरेट पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हम लाइफ से निकाल नहीं सकते। लेकिन इसके वजह से ये स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ गया है इन लोगों में। उसके साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग क्या करते हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, थका हुआ घर आ रहा है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, सारे ये कोमॉर्बिडिटीज एक साथ इकट्ठे जमे होके स्ट्रोक, हार्ट का भी हार्ट अटैक और एक्यूट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये इतना बढ़ गया है कि अगर हम 3 चीज़ हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीड्योर के बाद अगर पेशेंट सक्सेस हुआ तो उनके बाद क्या क्या करना होता है, सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सावधानी एग्जैक्टली। तो उसमें है कि एक हार्ट इवेल्युएशन, एक कॉमन कॉज होता है स्ट्रोक का कि हार्ट में कोई दिक्कत होता है, पेशेंट का कोई वाल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, मतलब पेशेंट्स के हार्ट में के वाल्व में जो डैमेज होता है, अगर ये रहता है अंडरलाइंग कॉज तो प्रॉपर कार्डियोलॉजिकल इवेल्युएशन, उसके लिए दवाई और चाहे तो उसके ट्रीटमेंट। एक सेकेंड है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब एक्सरसाइज, एटलीस्ट दिन में 30 मिनट से 1 घंटे तक विगरस एक्सरसाइज, ये डेली अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बिना प्राणायाम योगा तो है ही, उसके अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होता है, रिकरेंट स्ट्रोक या फिर से दोबारा स्ट्रोक का रिस्क फिर से बढ़ जाता है, जिनका एक बार ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है। उसके अलावा बीपी कंट्रोल, प्रॉपर मेडिकेशन, जो बीपी का मेडिकेशन से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ है, ये इकट्ठे तीनों चीज़ मिला के स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा रिस्क कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये सब कंट्रोल किया जा सकता है तो एक थ्रोम्बेक्टमी के बाद भी एक पेशेंट सक्सेसफुल और नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकता है। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात मैं कही है कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है तो उसके कई कारण हैं, जिसमें बीपी, हाई प्रेशर, शुगर की भी बात डॉक्टर साहब ने कही है। तो जिन पेशेंट को भी बीपी है, हाई शुगर है, तो इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइम टू टाइम जो है चेकअप करवाने की ज़रूरत है। आप में से भी किसी को भी अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कतें हैं तो आप डॉक्टर समीक विश्वास से न्यूटिया गेटवेल में जाकर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आप इनकी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इमरजेंसी में हमने देखा कि जो भी एक्यूट स्ट्रोक के जो पेशेंट आते हैं, रिपीटेडली उनमें जो है अटैक होता रहता है। उस समय जो आप लोग का जो है इंटरवेंशन क्या रोल होता है आप लोगों का डॉक्टर? एग्जैक्टली। अभी तक जो जितने भी मैंने कहा है वो एक्यूट स्ट्रोक और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के बारे में कहा है, जो पेशेंट क्लॉट लेके प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनमें रिपीटेड स्ट्रोक्स हो रहे हैं, बट हम सीटी स्कैन या सीटी एंजियोग्राम करके देख रहे हैं कि ब्रेन के मेजर वेसल में कोई ब्लॉक नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें गले के जो नसें हैं, हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब मिला के यहाँ पे
प्लाक मतलब एक थिकनिंग स्टार्स होने लगता है, जो धीरे धीरे विथ टाइम वो बढ़ता रहता है और जो वेसल को उसको ग्रेजुअली सिकुड़ देता है, उसका जो लुमेन है वो सिकुड़ जाता है। जो नॉर्मली इतना रहना चाहिए 100%, वो धीरे धीरे 80 मतलब धीरे धीरे कम होके 90, 80, 70, 60 और 10%, 20%, 30% इतना से बढ़ जाता है। अगर ऐसे पेशेंट्स में लुमिनल नैरोइंग हो रहा है, इसको हम कैरोटिड स्टेनोसिस कहते हैं। जो कैरोटिड वाले वेसल्स होते हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, उसमें नैरोइंग की वजह से भी पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है, बार बार रिकरेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैरोटिड स्टेंटिंग। ये इमरजेंसी प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है, ये इलेक्टिव प्रोसीजर, प्लान प्रोसीजर होता है, पेशेंट्स को दवा देने के बाद होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वो सेम चीज़ फीमोरल मतलब थाई के या हाथ के रूट से आर्टरी से जाके यहाँ पे जो हमारा नैरोइंग होता है कैरोटिड वेसल्स का, उसमें पहले एक बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। बलून से पहले फुला देते और फिर उस जगह पे एक स्टेंट डालते। ये हार्डली आधे घंटे से 40 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें बेहोशी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ एक लोकल एनेस्थेशिया देके वही डीएसए कैथ लैब में एक प्लान प्रोसीजर होता है, कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग। ये भी न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का पार्ट है, जिसमें रिकरेंट स्ट्रोक पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इलाज होता है ये कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग। तो दर्शकों, आज हम डॉक्टर समीक विश्वास से जो है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के बारे में बहुत जानकारियाँ हमें मिली है, और हम आपसे जो कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक तो क्या है कि आपको समय पर हॉस्पिटल पहुंचना है और ऐसे हॉस्पिटल में आपको जाना है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि न्योटिया गेटवेल में जो है ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित सारे इलाज वहाँ पे अवेलेबल हैं, हार्ट से संबंधित सारे इलाज वहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको ऐसे हॉस्पिटल को चॉइस करना पड़ेगा जहाँ पर तुरंत आपको इलाज मिल सके। दूसरी बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनको बीपी है, शुगर है, हाई प्रेशर है, उनको जो है रेगुलर बेसिस में जो है अपना चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, जीवन शैली में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। आपको मॉर्निंग वॉक करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी प्रकार फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।